रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक स्पेशल दोस्त जुड़ी हुई है और उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी आप खुद सुनेंगे और जानेंगे वो क्या करती है और वो अपनी डिसेबिलिटी के साथ कैसे डील कर रही है और कैसे जीवन में आगे बढ़ रही है, ये सारे विषयों के बारे में। मैं भी इतना नहीं जानती हूँ उनके बारे में, लेकिन आपके साथ साथ मैं भी उनके बारे में सीखूंगी। तो उमेहान जी, आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। रेडियो मधुबन रिकॉर्डिंग क्लब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसा मौका प्राप्त किया कि मैं आपके बीच हाजिर हो सकूं। जी, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है क्योंकि हमेशा हम मन की आंखों से में बहुत सारे भाइयों का रिकॉर्डिंग किया है, उनके जीवन की कहानी को सुना है, लेकिन जहाँ पर महिलाओं की संख्या देखते हैं तो वो बहुत ही कम है और उन गिने चुने महिलाओं में से आप भी एक है जो आगे आए हैं। यही है ना इंडियन सोसाइटी की जो ट्रेडिशन है। कई जगहों पे हम देखते हैं मेल्स आगे निकल जाते हैं, बेचारी फीमेल्स पीछे 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 बहुत धीरे धीरे से आती है, बट आती है। जी, तो क्या वजह हो सकती है उमेहानी जी इसका? आई डोंट नो, इट्स जस्ट दैट सोशल मिथ, या वो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन कह ले उसे, या लोगों ने अभी तक महिलाओं को उतना कॉम्पिटेंट नहीं समझा है काफी हद तक, ये कारण हो सकता है। जी, उमेहानी जी, सबसे पहले आप संक्षिप्त में अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और ओके, सो मैं मुंबई की पली बड़ी हूँ एंड पैदाइशी नाबिना हूँ, या जिसे हम कहते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, या जिसे कहते हैं दृष्टिहीन। उर्दू में इसे नाबिना कहते हैं। तो पैदाइशी मैं नाबिना / दृष्टिहीन हूँ और मैंने एक आम स्कूल ICSE बोर्ड से पढ़ाई की। फिर उसके बाद कॉलेज भी मैं नॉर्मल कॉलेज में ही गई, आम कॉलेज में ही थी। मतलब कभी ऐसा नहीं था कि अपनी डिसेबिलिटी की वजह से मैं औरों से अलग हूँ। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि बहुत चीजें जो लोग विजुअली करते, मतलब देख कर करते, कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी जो जाहिर सी बात है कि जहाँ आपको आपकी दृष्टि की जरूरत है वो है। जैसे जो पेंट कर चित्रकला करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको अपनी दृष्टि की जरूरत होती है, चाहे आप कितनी अलग तकनीकें अपना लें। जी, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बट ठीक है, उसका भी सामना किया। मैंने क्राफ्ट वगैरह बहुत किया है स्कूल में, बनाना, चीजें बनाना, चिपकाना। मेरी मदर भी बहुत क्रिएटिव है, तो उनके साथ मैं कुछ करती रहती थी। एंड सो ये मेरे स्कूल कॉलेज की लाइफ थी। उसके बाद क्राफ्ट्स में क्या करते हैं आप? क्राफ्ट्स में जैसे मेरी मॉम मैप्स जो रहते थे ना स्कूल में, अभी ज्योग्राफी जब हम भूगोल पढ़ते हैं, ठीक है, सो आम लोग जो है मैप वो देख के करते हैं, ठीक है। मेरे जो मैप्स होते थे ना, मेरी मम्मी पूरी एम्बॉसिंग से या अलग अलग ऑब्जेक्ट से वो लिटरली बनाती थी, चीजें चिपका के ऑन चार्ट पेपर्स, अलग अलग ऐसी चीजें बनाती थी ताकि मैं छू के बता सकूं कि माउंट एवरेस्ट ऐसा है, या ये फलान रिवर इधर है, ये उधर है। मैंने पूरा मेरा मैप वर्क छू के किया है। रियली इंटरेस्टिंग। एंड जो चीजें लोग कलर करके करते थे, वो सारे कलर्स की चीजें, इनोवेटिव चीजें मम्मी कहीं ना कहीं से प्राप्त करती थी और मुझे करवाती थी। मैंने मम्मी के साथ मेरे काफी मैप्स बनाए हैं स्कूल में। जी, तो ये भी एक बहुत अलग दौर था। फिर हम लोग का जो पेंटिंग पीरियड भी होता था, ठीक है। हालांकि अब जहाँ मैंने कहा कि विजन की जरूरत है, दृष्टि की जरूरत है, फिर भी मुझे मेरी मम्मा ने पेंटिंग भी करवाया है। मैंने फिंगर पेंटिंग की है, मैंने हर वो चीज मैंने हर चीज। और मेरे लिए एक प्लस पॉइंट यह है कि मैं जब 3 साल की थी तो एक मेरे साथ एक ऐसा करिश्मा हुआ, एक ऐसी गिफ्ट, क्या बोलते, एक ऐसी मिरेकल हुई कि मुझे मेरी राइट आंख से कलर्स दिखने लगे। ना मुझे किसी ने सिखाया कि ये लाल है या काला है या केसरी है,
नॉर्मली आप जैसे मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा जब एक बच्चा बड़ा होता है तो हम उसे हर वो चीज सिखाते हैं कि ये लाल है, ये काला है, ये लीला है, बट मेरे केस में उसे सिखाते कैसे? सही बात। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि एक बार पता नहीं क्यों कुछ अंधेरा होता था ना घर में, तो मैं डरती थी जी। ऐसा हुआ था कि जब लाइट्स वगैरह होती नहीं थी या पावर सप्लाई जाता था ना, तो मम्मी मुझे नीचे लेके जाती औरों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए, ताकि मैं मेरा माइंड डाइवर्ट कर सकूं। तो घटना ऐसी घटी, अचानक से कुछ हरे रंग का मेरे आसपास जा रहा था, ठीक है। तब मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ये हरा रंग क्या है? अब ना तो मुझे किसी ने सिखाया था कि ये हरा है, ये नीला है। तो मेरे घर वालों के लिए भी, मतलब मॉम के लिए भी काफी बड़ा शॉक था कि अरे इसे कैसे पता चला। तब से मुझे कलर्स दिखने लगे, तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट थी। जब जब हम आर्ट करते ना, तो मैं अपनी चॉइस ऑफ कलर्स बताती कि मुझे ये कलर करनी है या मुझे वो कलर करनी है। मेरा जो आर्ट वगैरह भी रहता था ना, जो लोग ड्राइंग करते थे उनमें चीजें चिपका के प्रोजेक्ट टाइप ऐसे कुछ ना बहुत मजा आता था जी। तो मैं ये सब चीजें बहुत करती, फिर चीजें डेकोरेट करना, ये सब भी मुझे बहुत पसंद। फिर मैंने क्ले से काफी खेला है। मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि आप बचपन से ही दृष्टिबाधित हैं, लेकिन आपको एक एज में ऐसे रंग दिखने लगे, तो क्या अभी भी आप कलर्स को देख पाते हैं? मैं अभी भी कलर्स को देख पाता हूँ। मतलब आपको कंप्लीटली 100%? मैं 100% दृष्टिबाधित हूँ, बट मैं सिर्फ कलर्स देख सकती हूँ, ना मैं किसी का चेहरा देख सकती हूँ, ना मैं कोई चित्र देख सकती हूँ, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ कलर। और अंधेरा है या उजाला है उतना मैं पहचान सकती हूँ। ओके। तो जब आप पेंटिंग करते हैं तो आप तो सिर्फ रंग को देख पाते, लेकिन आकार नहीं देख पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट सामने जो भी मेरे साथ रहता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि मैं मेरी मॉम के साथ पेंटिंग करती थी तो मम्मी मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन बताती थी कि हम ये बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, ये सीनरी बनाएंगे, इसके साथ ये फ्लावर बनाएंगे। जो भी करते थे पूरी एक्टिविटी मेरे लिए डिस्क्राइब होती थी। इनफैक्ट मैं मूवीज देखने भी जाती थी मेरे फैमिलीज के साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि तुम दृष्टिबाधित हो तो तुम मूवी कैसे देखोगी। अच्छा। जो भी विजुअल सीन्स होते हैं, इनफैक्ट आज भी जो भी विजुअल सीन्स होते हैं, मुझे उसको डिस्क्राइब करके बताता, विवरण करके बता दिया जाता है कि इसमें ये करे, इसमें वो करे। मैं टीवी सीरियल्स भी अगर कुछ सुनूं तो उसमें भी ऐसे ही। सचमुच आपकी कहानी कुछ इंटरेस्टिंग और अलग है उमे हनी जी। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में एक तो मैंने पर्ल्स ऑफ विजन क्रिएट किया है 2015 में। पर्ल्स ऑफ विजन जो है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द दृष्टिबाधित, बट जो भी डिफरेंटली एबल्ड है, जिन्हें अपने एग्जाम्स के वक्त या पढ़ाई करते समय किसी वॉलंटरी रीडर एवं राइटर की व्यवस्था, तो मैं उसकी व्यवस्था करवा के देने की कोशिश करती हूँ, एंड ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, वेरी नाइस। यस। तो यदि के लिए अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता हो, सो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं at pearlsofvision pearlsofvision15@gmail.com, या आप मेरे कॉल भी कर सकते हैं। जिन्हें भी जरूरत है आप उन्हें मेरी कांटेक्ट डिटेल्स दे सकते हैं, एंड मुझसे जो बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगी। इसके अलावा भी यदि किसी को कोई जरूरत हो तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्ल्स ऑफ विजन के थ्रू आप लोगों को पढ़ाई में और एग्जाम्स लिखने में कोई भी आप मदद करते हैं अरेंज करने में? यस। ओके। कभी जॉब अपॉर्चुनिटी भी रहती है, कुछ भी रहता है, हम अपने स्टूडेंट्स को हर वो चीज इंटीमेट भी करते हैं, और जहाँ जहाँ जरूरत हो हम टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स भी करते हैं पर्ल्स ऑफ विजन के थ्रू। जी। मेहरानी जी, जैसे आप एक दृष्टिबाधित महिला हैं और बॉम्बे में पढ़े लिखे हैं और
दूसरों को भी आप मदद कर रहे हैं, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीए किया है सोशियोलॉजी में। ओके, इसके अलावा और भी कोई कोर्सेज की हैं आपने? मैंने बेसिक कंप्यूटर्स किया है, मैंने MSCIT भी किया है। MSCIT इज बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक गवर्नमेंट, बेसिकली इन दो कोर्सेज में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। इसमें सिर्फ इतना होता है कि आपको गवर्नमेंट का थप्पा मिल जाता है कि हाँ मैंने गवर्नमेंट कंप्यूटर कोर्स किया है। ओके, सो ये जो कि आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में लगता है। हम्म, और मैं एक होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं घर से काफी प्रोडक्ट्स में नेटवर्किंग करती हूँ, क्योंकि अब जो हालात है, कोरोना की जो महामारी है, जी उनमें जॉब सिचुएशन थोड़ा डाइसी है, नो डाउट। जी ऑफ जी कोर्स एक उम्मीद है मुझे भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की, आई एम श्योर वो भी कभी ना कभी हो जाएगा। जी। तो आप क्या नौकरी करते थे साल पहले? जी मैंने अबाउट, मेरा ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है। अलग अलग कंपनीज में मैंने काम किया है। मेरी लास्ट जॉब एक आर्किटेक्ट के साथ थी, जहां मैंने कुछ 2-3 साल बिताए हैं एज अ फ्रंट ऑफिस मैनेजर। इसके अलावा भी यदि किसी को किसी चीज की जरूरत हो, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत अभी कोरोना के महामारी में किसी को ग्रेन्स की या जो भी मुझसे बन पड़ेगा सोशली, मैं वो हर कोशिश करने की ट्राई करती हूँ। जी। अच्छा उमे हानी जी, आप जैसे अभी बता रहे थे कि आपकी मदर की प्रयासों से आप इतना आगे बढ़े हैं और आपकी मम्मी हर चीज़ आपको एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करती रही। सो जब आप बचपन में नॉर्मल स्कूल्स में जाते थे तो बच्चे आपको एक्सेप्ट करते थे या फिर आपके साथ? नो, देयर हैव बीन फेजेस जहां एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम था, ठीक है। एक्सेप्टेंस आज भी कई जगहों पे है नहीं। सो एज अ विजुअली चैलेंज आपको अपनी लड़ाई लड़नी ही है। वो लड़ाई आपके लिए खत्म नहीं होती, फिर चाहे वो नौकरी के लिए हो, फिर चाहे कॉलेज की बात हो या आम जिंदगी की बात हो। क्योंकि देखिए, फर्स्टली यू आर अ वुमन, ओके, और सेकेंडली बिकॉज आप डिफरेंटली एबल्ड हो, बिकॉज ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड हो, सोसाइटी में काफी ऐसी मिथ्स है। बट यदि आप सोशली, इन द सेंस सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी आपके कनेक्ट्स हैं उनके थ्रू की सहायता से आप उस जंग को भी पार कर सके। जी। सो आप किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं? जैसे आपने कहा कि एक तो महिला है और दूसरा दृष्टिबाधित है, ये तो हम कई बार ऐसे होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, यदि ऑफ कोर्स ये मेरी पास्ट है, अब तो इतना नहीं होता, बट स्पेशली जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, ओके, जैसे मान लीजिए रिक्शा में गए या नॉर्मल टैक्सी में गए, ठीक है, पता नहीं लोगों के मन में ऐसी बात है, और मैंने खुद फेस की है कि भाई ये फलान पर्सन, आई शुड बी यूजिंग दिस क्रूअल टर्मिनोलॉजी, बट लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तो अंधी है, मतलब ये पागल है। यानी आपकी डिसेबिलिटी का ऐसा फायदा उठाया जाता है, लोगों को लगता है कि दिखता नहीं है तो आप उसका किसी भी तरह गैर फायदा ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब पैसा देने की बात आती है ना, अब तो खैर ओला उबर्स आने के बाद वो दिक्कत कई हद तक कम हो गई है, ठीक है, बट जब ये ओला उबर्स की मुझे मालूमात नहीं थी, उस दौर पे ना मैंने ऐसे सिचुएशंस फेस किए हैं कि जस्ट फॉर द फैक्ट ऑफ माय डिसेबिलिटी मुझे उन्हें 2 गुना 3 गुना पैसा देना है। मतलब हमारी कमजोरी को इस तरह लोगों ने यूज किया है, और अब भी करते हैं जी। या तो कभी आप उनको कोई रास्ता बताएंगे कि भैया आप यहाँ से लीजिए। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास हमारे फोन्स में मैप्स है, जैसे कि आप जानते ही है, हम जैसे दृष्टिबाधित के पास स्क्रीन रीडर्स होते ही है फोन में जी। तो हमें ऑब्वियसली पता होता है ना कहाँ पे राइट आता है, कहाँ पे लेफ्ट आता है, हमारा स्क्रीन रीडर बोलता है। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ है कि थोड़ा डरावना सा है, बट ये बात निकली तो मैं शेयर कर कि ऐसा था कि लिटरली मुझे एक रिक्शा से कूदना पड़ा है अपनी जान को बचाने के लिए। Oh my God. मैंने लिटरली जंप किया। मैं कॉलेज से आ रही थी उस दौरान, और तब इतनी ओला उबर्स इतनी फ्रीक्वेंसी थी नहीं जी। और मेरे साथ मेरी जो रेगुलर दोस्त होती है वो नहीं थी,
क्योंकि उसको पता था कि मैं जब भी रिक्शा में बैठती थी वो मुझे रिक्शा का नंबर भी जोर से बताती थी, प्लस वो उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरी मदर को भेजती थी जी ओके। और वो फेज ऐसा था कि मेरे पापा उसी वक्त इस दुनिया से चल बसे थे, कुछ दिन ही हुए होंगे शायद जी और मैं कॉलेज से लौट रही थी। और हम लोगों में एक कस्टम होता है कि इद्दत जिसे कहते हैं, वेयर अ वुमन इज इन अ मोर्निंग फेज हु लूजेस हर पार्टनर, मतलब जिसने अपने शौहर को या जिसने अपने पति को खोया है, तो 4.5 महीने के लिए वो एक पर्दे में आप कह सकते हैं कि व्हाइट क्लोथ्स में होती है और वो बाहर की दुनिया को देख नहीं सकती, ना वो किसी मर्द से इंटरेक्ट कर सकती है ना मिल सकती है ओके मतलब जो उनका ब्लड नहीं हो उनसे। सो ये एक ऐसा फेज था। उस वक्त मैं अंधेरी में ही रहती थी, मेरे कॉलेज के करीब में। मेरे कॉलेज और मेरा घर समझे ना कुछ 20-25 मिनट का फासला था, यदि ट्रैफिक रही तो आधा पौना घंटा भी लगता। और मैं कॉलेज से आ रही थी, मैं रास्ते पे थी। अब रिक्शा जिस तरह चलती थी तो हमें स्पीड का अंदाजा आ जाता है जी ओके। गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, मुझे डाउट गया कि ये गलत रास्ता है, क्योंकि मेरे फोन पे तो मैप्स चालू था जी और मैं एकदम से मुझे लगा कि मैं इतनी देर में तो घर पहुंच जाती हूँ, ये क्या हो रहा है। फिर पता नहीं मेरे घर वालों का भी किसी का फोन नहीं लग रहा था जी और मैंने जोर से चिल्लाया, रुको रुको रुको, हेल्प हेल्प हेल्प, चालू गाड़ी में, ठीक है। और किसी तरह उससे रुकवाया। जब फर्स्ट सिग्नल आया तो उसे रुकना ही पड़ा। तो मैंने आसपास के लोगों को पूछा कि भैया मैं कहाँ हूँ। तब किसी ने बोला मैडम आप मालाड पहुंच गए। मालाड इज अनदर आई शुड से अबाउट हाफ एन आवर 40 मिनट्स फ्रॉम माय हाउस। ओह माय गॉड जी माय ओल्ड हाउस ओके, मेरे पुराने घर दूर था। और उतने में इत्तेफाक ऐसा मेरी मदर का नहीं मेरे ब्रदर के फ्रेंड ने ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड से मुझे देखा जी और उन्होंने मेरे ब्रदर से को कॉल किया कि भाई बहन यहाँ क्या कर रही है। ब्रदर थे ऑफिस और उस वक्त उनकी ऑफिस कहीं दूर थी जी ओके। तो जाहिर सी बात है वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते मेरे पास। उन्होंने मम्मी को कॉल किया कि बहन अभी तक आई क्यों नहीं है। तब मम्मी उनसे कह रही बेटा कॉलेज में होगी। उसका ना फोन आया है ना उसकी फ्रेंड का कोई मैसेज आया। और मैं फोन ट्राई कर रही थी तो फोन नहीं मिल रहा था नेटवर्क की वजह से। फिर किसी तरह मम्मी का मुझे फोन आया कि बेटा कहाँ हो, इतनी देर हो गई, तुम ठीक तो हो ना जी। तब मम्मी ने मुझसे कहा, तब मैंने कहा मम्मा ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं यहाँ पे आई हूँ और ना ये बंदा रुक रहा है ना सुन रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तब मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी सारी चीजें ऐसे हैंडी रहो कि जैसे गाड़ी की रफ्तार स्लो हो जाएगी, ठीक है, बिना कुछ परवाह किए बिना कुछ सोचे तुम कूद जाना, तुम छलांग लगा देना। देखो और मेरी मॉम ने मुझे यहाँ तक भी प्रिपेयर किया था बेटा तुम्हें जाहिर सी बात है थोड़ी चोट आएगी जी, ठीक है, उसकी भी तुम चिंता मत करना, तुम आना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी या मैं तुम्हें जो भी करना है मैं बाद में करूंगी, चिंता मत करना, लग जाएगी तो डर। और वैसे ही क्या मैंने मेरी छड़ी वगैरह सब ऐसे रखा कि मैं फट से कूद सकूं जी। जब गाड़ी स्लो हुई मैंने छलांग लगाई जी एंड ये बंदा तो चला गया। पब्लिक देख के डर गई। पब्लिक ने पूछा मैम क्या हुआ आपको। मैंने कहा मैं यहाँ रहती नहीं हूँ और ये बंदा मुझे ऐसे लाया ना, वो मुझे मेरी सही रास्ते पे लेके जा रहा था, मैं करी तो क्या कर। उन लोगों ने उस रिक्शा वाले को ढूंढने की बहुत कोशिश की जी। फिर उन लोगों ने किसी तरह टैक्सी बुलाई, मींस कोई स्कूल कैब बुक की थी जी एंड उन्होंने मुझे उस कैब में सुलाया बिकॉज मुझे सिर से पांव तक चोटें थी। आप ये कह सकते हो कि मैं मेरे शरीर से कई जगहों से तो खून बह रहा था जिस तरह से मैं गिरी जी। और ऐसे ऐसे भी तो ये एक मैं आपको इंसिडेंट बता सकती हूँ, इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। सही बात है। फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, अपनी पढ़ाई पूरी की। मैंने बचपन से कभी डरना सीखा नहीं है, मतलब मॉम डैड ने मुझे इस कदर बनाया कि देखो बेटा तुम डरोगी
तुम मर जाओगे। तो जो है तुम उसे स्ट्रांगली फेस करो। जी। मतलब आज भी यदि अब मुझे कहीं जाना है ओला उबर में, मैं डरती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अकेले इंडिपेंडेंटली कहीं भी जा सकती हूँ। जी। उमेहानी जी, आप जैसे इतनी निडर है, बोलते हैं कि पेरेंट्स ने आपको इतना निडर बनाया है। सी पेरेंट्स ऑफ कोर्स आपको बूस्ट करेंगे जी। और कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से स्ट्रांग होना है। जी। तो जब आप पैदा हुए थे और पता चला कि पेरेंट्स को आप देख नहीं सकते हैं, तो उस मोमेंट में क्या रिएक्शंस थे पेरेंट्स के अंदर? ये शायद मेरी मदर आपको जवाब दे सकेगी। मैं उमेहानी की मदर हूँ, जी। रशीदा जी, नमस्ते जी, स्वागत है आपको। नमस्ते, थैंक यू सो मच। जी, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सी वी आर सो प्राउड दैट आपने उमेहानी जी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और इतना कॉन्फिडेंट बनाया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब उमेहानी पैदा हुई थी, तो जब पता चला आपको कि वो देख नहीं सकती है, तो उस समय आपने क्या सोचा था और कैसे उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया? दुनिया मेरी पूरी टूट गई थी जी। टोटली मेंटली शैटर्ड हो गई थी मैं। ओके। 6 मंथ्स 6 महीने तक मैंने अपने घर के बाहर देखना भी पसंद नहीं करती थी। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कौन सा इलाज करवाऊं उनके लिए, क्योंकि जो भी डॉक्टर के पास जाती थी, शी वॉज 2 महीने की थी जब भी मैंने उसका आई ग्राफ की करवाया था हैदराबाद में। अच्छा। That was the only doctor in whole of India who could work on her eyes, and वो हैदराबाद में था, डॉक्टर GN राव। LV प्रसाद हॉस्पिटल में मैंने उसका इलाज करवाया था। जी। और 25 दिसंबर 1992 में ये मैंने उसका फर्स्ट ग्राफ करवाया था, और वो 6 महीने के बाद रिजेक्ट हो गया था बॉडी से, क्योंकि इट वाज अ फॉरेन बॉडी। ओके। तो फॉरेन बॉडी बहुत दफा बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती है, और ये ग्राफ अमेरिका से मंगवाया था। अच्छा, ये ग्राफ क्या होती है? कॉर्निया, ये ग्राफ इज द सर्जरी इज कॉल्ड अ ग्राफ, लेकिन उसका कॉर्निया, डॉक्टर बोले कि उसका कॉर्निया जो आँख के ऊपर का पहले पड़ती है जी, वो उसे कॉर्निया बोलते हैं, जिससे दिखता है हमें। जी। वो बोले कि वो बराबर नहीं है, तो वो कॉर्निया आपको बाहर से लेना पड़ेगा। इंडियन कॉर्निया बहुत सी दफा डिजीज वाली रहती है। ओके। तो वहां से मंगवाया, एंड वी हैदराबाद जाने के बाद हमें 15 दिन की राह देखनी पड़ी जब तक वो कॉर्निया हमें मिल सके। जी। कॉर्निया मिलने के बाद 25 दिसंबर को उसका सर्जरी हुआ था। 6 महीने तक हमने 1 महीना तो वहां निकाला हॉस्पिटल में। जी। उसके बाद 1 वीक हम लोग को हॉस्पिटल में रखा, बाकी के दिन हमने एक होटल में निकाला, क्योंकि 1 महीने तक वो लोग बोले कि आपको हैदराबाद में रहना पड़ेगा। उसके बाद एवरी वीक हमको उनका एनेस्थीसिया चेकअप करवाने के लिए हैदराबाद जाना पड़ता था। तो उस समय क्या एज थी उमेहानी की? She was just born 92 में उसका जन्म हुआ था। 92 में ये हुल्लड़ हुआ था, राइट्स था, और उस राइट्स के अंदर ट्रैवल करते थे। जी। So 92 was a real disastrous year। बहुत तकलीफ उठाकर हम लोग का इलाज करवा रहे थे। एंड 6 महीने के बाद उसके आंख में से पस निकलने लगा। जी। और उसके डॉक्टर को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं लिया, हमारे साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं रखा। दैट वाज सबसे बड़ी बात है। जी। और उन्होंने बिल्कुल नहीं हेल्प किया। फिर उन्होंने बार उनके कोई स्टूडेंट था जो उनकी हॉस्पिटल से सीख कर बॉम्बे के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था, उन्हें हमारा नंबर दे दिया, और वो डॉक्टर ने हमें फोन किया, बोले कि हमको हैदराबाद से फोन आया है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आओ।
जिसको कुछ ABCD मालूम नहीं था केस का, उसके पास तो हम चले गए। फिर उन्होंने बताया कि the eyes is gone, the eye is spoiled, you can't do anything now. And after a couple of years, पेपर में एक आर्टिकल आया था, डॉक्टर was using children as guinea pigs to practice or to learn how to I could say make them blind. Oh, so sad. Yeah, I was the unfortunate one, or my daughter was the unfortunate one who was used as a guinea pig for him to learn on. Very sad. To the extent कि हम लोग एयरपोर्ट पे भी मिले ने तो हमारे साथ आंख से आंख नहीं मिलाता था। हम लोग हॉस्पिटल में से चेकअप करके निकले and at times we used to clash at the airport. He would refuse to recognize us. ये तो उसके बाद हुआ, लेकिन even when we are under his treatment and we used to clash on the airport, वो कभी भी अपने he would never acknowledge. So he knew he was doing something wrong. जी. नहीं तो कोई डॉक्टर पेशेंट के साथ या पेरेंट्स के साथ they will never turn their face or turn their eyes away. जी. Anyway, that was part of a phase that we have gone through, the worst phase of our life. जी. So आपने इतने स्ट्रगल देखी है और मैं समझ सकती हूँ कि वो कितना पेनफुल सिचुएशन रहता है कि एक उम्मीद को तोड़ना और एक जहाँ पे बदलाव हो सकता है उसको और बुरा कर देना। लेकिन इतनी सारी बातों के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। जिस तरीके से उमेहानी बता रही थी कि आपने उनको पढ़ाई करने के लिए उनकी पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्सेसिबल बनाया, तो ये सारी आइडियाज कैसे आप लेके आते थे, उनको कैसे आपने इतना मजबूत बनाया? मुझे जो नॉर्मल स्कूल में एडमिशन मिला था जी, इट वाज एन ICSE स्कूल और हमारे घर के बिल्कुल बाजू में था जी। तो वो स्कूल की प्रिंसिपल का एक कंडीशन था कि I have been in school with my child. जी, यानी they will not take any responsibility for anything happening to her, or I should keep a maid or an aya or a governess. कोई किसी को भी मैं इनकी देखरेख के लिए रखूं. So I kept a lady. Initially I kept a lady. जी. So one fine day to go to check up on my child कि how she's doing. जी. तो I found her कि हमारे जो दिनियात का पीरियड रहता है जहाँ वो लोग अरबिक सिखाते थे जी, नमाज और कुरान पढ़ना जी, वो पीरियड के अंदर मैंने मेरी बच्ची एक एकदम और थी, you know, she was in a very odd position, पूरा शरीर crooked था उसका, and she was with her head bent on the floor. I don't know what she was. I called my maid, and she was trying to. She was busy with the other staff of the school, यानी जो cleaning staff और जो staff रहता है school maintenance के लिए उनके साथ गप्पे हाँक रही थी. So when she came home, I told her I don't want your services anymore. Thank you. कल से तुम नहीं आना. जी. And I took over. जी. Because मेरे सामने हुए तो मैं बच्चे को करेक्ट करूँ, बिठाऊं, और जो दुनिया पीरियड था जहाँ पे I was not allowed to go, I took an exemption from the principal. Okay, I don't want my daughter to learn this subject in the school. I'll make her learn it with private teachers. स्कूल सिलेबस में उसके पास पूरा करवा लूंगी. जी. तो दुनिया की स्कूल टीचर्स ही थी, उनके घर पे भेज रही थी मैं उनको. जी. ये कौन सी सब्जेक्ट है? Day, each and every period from 8 o'clock in the morning till 1 to 2 o'clock. It was 10 to 2 her subject to. I used to be in school. अच्छा. हाँ. In between कोई game period होवे, I used to go home to cook food and to check up on my maid who was in the house taking care of. Okay. So that's how I dealt with that phase also. And I was writing down everything that was written on the blackboard. Okay. Blackboard पे जो भी वो लिखाई होती थी, कोई बोलता नहीं था क्या लिख रहे हैं. टीचर बता नहीं रही थी, वो लिखती थी, स्टूडेंट्स लिख लेते थे. लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स
उम्मे हानी को हेल्प नहीं करते थे। जी। तो मेरी प्रेजेंस से मैं निकल लिए एंड आई यूज्ड टू घर पे आके वापस पढ़ाती थी। जी। लेटर ऑन 2 फ्रेंड्स बने थे उसके क्लास में जो उसकी पूरी सहायता करते थे। दोनों लड़के थे और दोनों लड़के ने बहुत हेल्प की स्कूल में। जी। हाँ मैम, इतनी स्ट्रगल करके आपने इतना पढ़ाया है, सो आप क्या कहना चाहते हैं समाज को, जो भी सुन रहे हैं इस माध्यम के जरिए? ये चीज तुम्हारे बस में नहीं है, कुछ बच्चे को ऐसा होता है तो जी, बट आपको दिल खोलकर उसको करना चाहिए जी, उसको ट्राई नहीं देना चाहिए जी, और उसकी पूरी जतन, जैसे नॉर्मल चाइल्ड की तुम आप बड़े करते हो, ये बच्चे भी आपको बड़ा करना है। वो समाज के लिए नहीं है, वो आपका बच्चा है, आपको उससे बड़ा करना है। और जब वो बच्चा नॉर्मल फील करेगा तो उसका रिजल्ट आपको ही मिलेगा। सही बात है। नॉर्मली ये इन बच्चे लोगों को पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं यही पूछने वाली थी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं या मार देते हैं। ऐसा भी हमने कैसे सुने हैं। ये एनएबी का स्कूल्स है जहाँ पे लोग मिडिल क्लास के बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं पढ़ाई करने, पर माँ बाप उसके बाद रखने के बाद पलट कर मिलने भी नहीं आते। वो छोड़ देते हैं वहाँ पे। जी। बच्चे को नहीं एक्सेप्ट करते वो लोग, माँ बाप ही नहीं करते तो क्या करेगी। सही बात है। सो उम्मे हानी, उनकी सिबलिंग्स यानी कि इनकी जो भाई बहनें हैं, उनके साथ कैसा रहते? जी। उसके पास एक बड़ा भाई है। जी। तो उनको आपने कैसे एजुकेट किया कि इनके साथ कैसे व्यवहार करना है? और एजुकेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि बड़ा भाई ही यूज्ड टू लव हर। ओके। बहुत प्यार करता था उनको। तो वो सवाल ही नहीं आया कि मैं उनको एजुकेट करूं या उनको बोलूं, बल्कि वो मैं गुस्सा करूं उम्मे हानी पे तो वो मुझे रोकता था। जी, प्यार इतना। हाँ, इतना प्यार। जी। सो मैम, इनको आपने उम्मे हानी नाम क्यों रखा? इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली हमारे बड़े जी के पास जाके हम लोग नाम लाते हैं। जी। तो जो भी नाम उन्होंने पहले चूज किया था और दिया था, हमारे घर में किसी को पसंद नहीं था। फिर आखिर में मुझे ये नाम दिया और ये नाम मैंने रखा जो कॉमन नहीं था हमारी बुरा कम्युनिटी में उस वक्त। तो अनयूजुअल नेम था, तो अनयूजुअल नेम फिर उम्मे हानी रखा। इसका अर्थ क्या होता है? उम्मे हानी को ही मालूम है, मुझे नहीं याद रहता है। तो उम्मे हानी जी, हाँ। So उम्मे means the mother of honey. Oh. And honey जो है, जो प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनके सन इन लॉ की बहन का नाम। ओके। सो ये हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अरबिक इंग्लिश सब कॉम्बो है, जो समझना है। इसलिए आप सभी भाषाएं इतनी आसानी से बात करते हैं, सहजता से। आप अरबी भी बोलते हैं? नहीं, मुझे अरबी नहीं आती, बट हम लोग जिस स्टाइल की बोलते हैं, दावत की जबान उसको बोलते हैं। मोर ऑफ अ गुजराती कम अरबिक टच, वो थोड़ा मैं बोल देती। ओके। सो आपने नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाई किया है, तो आपने कभी ये अरबी या उर्दू ये भाषाएं नहीं सीखी है? I know my best. I know all the things जो पढ़ते हैं, but never really learned the language. थोड़ी बहुत आती। जी। कभी गलती से गुजराती बोल दिया ना, तो मेरी बड़ी नींद होती है, आपको आज क्या हो गया? आज आप गुजराती में जी। नाइस। सिर्फ मदर टंग जो है ग्रैंड पेरेंट्स तक तकलीफ रह गई है। ओके। और कभी तो मेरी दादा बोलती थी, पापा तुम लोग अंग्रेजी समझ भी नहीं आती। जी। सो उम्मे हानी जी,
जैसे आपकी मदर ने भी आपकी बचपन की स्ट्रगल के बारे में शेयर किया, आप भी अपनी कॉलेज डेज के स्ट्रगल के बारे में शेयर किया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो इस फेज से गुजरते हैं। आप ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहते हैं? See, you will have struggle, okay? जी You have to bravely रो के डर के कुछ हासिल नहीं होना है। पॉजिटिविटी स्ट्रांग रखना है। जी। और जैसे आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे, आप कुछ ऑनलाइन में प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो किस प्रकार के प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं? सो बेसिकली एक जो है एक मायर जो है MEYER, एक US कुकवेयर रेंज है जो कि ऑब्वियस है इंडियन मार्केट्स में आपको वैसे मिलते नहीं है, बिकॉज उनका जो कोटिंग है इंडियन मार्केट से काफी अलग है, टफ है, ओके। एंड जाहिर बात है प्राइस उनका थोड़ा हाई ही होगा एज कम्पेयर टू द इंडियन मार्केट, क्योंकि वो लेड फ्री है, कार्बन फ्री है, क्रोमियम फ्री है, ठीक है, एंड निकल फ्री है। सो ये है। और वंडर शेफ का भी मैं कभी-कभी करती हूँ, जैसे कोई पूछता है तो, बट क्वालिटी वाइज आई वुड प्रेफर दिस रेंज एनीवे। एंड मैं एवॉन के स्किन केयर वगैरह भी करती हूँ, मैं संवाद चाय का भी करती हूँ, मेरा रॉ प्योर हनी भी रहता है डायरेक्टली फ्रॉम द बी हाइव विदाउट एनी प्रोसेसिंग। जी। फिर मेरे अपने कस्टमाइज्ड बुकमार्क्स भी रहते हैं और भी कुछ ट्राई करती रहती हूँ। जी। सो आप कुछ प्रोडक्ट्स कुछ तो पता ही नहीं है ना। सही बात। या तो मैं कभी लैपटॉप पे थोड़ा बहुत कंटेंट बनाना, चुटपुट सा, वो भी करती हूँ। आप इतने अच्छा बोलते हैं तो आप लिखते भी हैं? पता नहीं लिखना मैंने ऐसा जितना लिखा नहीं है, बस थोड़ी बहुत ट्रेनिंग पोस्ट, किसी को कुछ कंटेंट बनाना है या कुछ बोलते ना एक मैसेज टाइप पोस्ट रहती है। इनफैक्ट अभी हाल ही में ही एक काम आया है मुझे, वेबसाइट का मुझे होम पेज के लिए कंटेंट बनाना है। I will be working on it soon. Brave. So what are your hobbies? Okay, I love social media. Twitter is my favorite platform. So what do you share on that? Okay, so I do tweet for like even for the reader writer or whatever. I tweet random stuff also at times. जी. I like reading in Braille. Then I like to play games on my laptop. That's a new addiction. जी. Then of course my phone, my WhatsApp keeps me really busy, and because for this reader writer work and all of that, I have to constantly interact with students, and even my online work involves a lot of WhatsApp interaction. I like singing, I like making new friends, I like going out, chilling, spending time with friends. I don't like being at home. Staying at home is a burden for me. Okay. So singing आपका बहुत अच्छा पैशन है, तो आप एक अच्छा गाना गा सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो मेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। वाओ, सो नाइस। आपने थोड़ा सा ही क्यों गया, पूरा कर दीजिए ना। Actually मैंने randomly, this is one mantra which I like, so I just sang this one mantra. तो आपने सीखा है म्यूजिक या ऐसे ही? नहीं, sure. तो यही ओके, मेरी शेयरिंग्स में ये भी एक था जब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करती थी। ओके, मैं उनके साथ ना, मुझे कार में बहुत बोर होता था, मुझे कांस्टेंट कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग चाहिए होता था। जी। मम्मी ड्राइव करती थी, माय मॉम यूज्ड टू ड्राइव,
particular point. Of course, अब वो इतना नहीं करती because of her health. But मॉम के साथ ड्राइविंग करते करते मॉम ने मुझे खिलाया भी है, मॉम ने मेरे साथ अंताक्षरी भी खेली है. Wow. So, say, okay, mom wants to say a few words. Last part I'll talk in English. Is first, Umme Hani does a lot for readers and writers. बहुत writers are not willing to come and do a voluntary job. But बच्चे का साल खराब नहीं होए, बच्चे पेपर नहीं मिस करे. She is willing to pay them from her pocket. She does that from her own pocket. And she tells them, I will send the money to you. Anyhow, you send me your details. I'll see that the money reaches you. To the extent कि बच्चे जब बाहर गांव से आते हैं, they come in such dire state, जिसके पास टिकट का पैसा नहीं होता, वो कैसे भी गाड़ी में घुस कर आ जाते. और खाने 2-2 दिन की सफर वो लोग निकालते हैं ट्रेन के अंदर बिना खाने पिए बिना. And then she tells the writer, तुम ये स्टेशन पे जाना, यहाँ पे ये बच्चा मिलेगा. And she has told them where to come, कहाँ पे तुम आके रुकना. और राइटर को बोलती है तुम स्टेशन जैसे बीटी स्टेशन के बाद देखो वो रेखरी वाले रहते हैं बाहर, रेखरी कपड़े बेचते हैं और रेडीमेड गारमेंट्स यानी टी-शर्ट्स, शॉर्ट्स ऐसा. तो she tells them that they buy for them. तो उनके जो आंख के कपड़े वो गंदे रहते हैं और they have to appear for an examination. तो she makes it a point to see that they are dressed up properly before they go for the exam. नहीं तो वहाँ पे वो लोग सेंटर पे एंटर नहीं करने देंगे. ये बच्चे को and then she tells them make him eat something, वो भूखे प्यासे हो. और रिटर्न ट्रिप के लिए उसके हाथ में 100-200 रुपया देना ताकि वो कुछ खा सके. All this is done from her own pocket. Hats off to you, Umme Hani. She never mentions it to anyone. Okay, mom, this is not something to be mentioned, guys. I don't like disclosing all these things. Not disclosing, it is a hard fact of how dedicated you are to your work. See, this is what she is. कि आप जो करते हो अपने satisfaction के या वो भी आप कर सकते हो. Why should your other hand come? फिर वो करने का कुछ मतलब नहीं है. Your humility. Okay. जितना हो सकता है हम करते हैं. जी, बहुत अच्छी बात है. और I have always been this helping nature. मतलब कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी होती है ना, like for example, just a very lame thing, okay? कोई बोलता ना, चल मुझे उबर बुक करनी दो. अच्छा मैं बुक करके दूं. लेम से लेम चीजें मुझे पसंद आती है. लेकिन वही सिंपल चीजें ही लोगों को अपना बना देती हैं और एक अपनापन की महसूसता भी कराती है. So, Umme Hani, at the end, you want to say a good message to the listeners who are listening to you. A good message. Okay. Keep smiling. That's what I have learned. Smile in every situation, and you will be able to pass through every phase of life. जी. So, जैसे आपने कहा कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है. रेडियो मधुबन का टैगलाइन है सुनते रहो मुस्कुराते रहो चाहे कोई भी सिचुएशन है. करेक्ट. हमारे यंगस्टर जनरेशन का ना एक गाना है जी. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह भी तुम हो. जी. जिया जाए ना ओरे प्यारे. ओके. ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा. जिया जाए ना मोरा जिया रे. So, ये गाना आपको बहुत पसंद आता है और ये वजह बनती है आप हमेशा मुस्कुराते रहने का. So, thank you so much, Umme Hani. Thank you so much, Krishna बहन. Anyway, आपकी वजह से mom and me got to be together for an interview. We spent a good time. Thank you so much for that. जी, हमें भी खुशी हुई. Going back the memory lane is very painful. Missing बहुत ऐसी यादें ताजा हो गई, बुरी और अच्छी. जो पेनफुल पार्ट था वो पिछला सोचते बहुत पेनफुल था. But she had fun too. जी. Thank you so much. Thank you आप दोनों को. आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी मैं. हाँ जी बोलिए. किसी का प्यार नया
जहां बसाओगे, किसी का प्यार नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे, अजीब दास्तां कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। This is for you. वाह, थैंक यू सो मच उमेहानी। आज आपने अपनी जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया और उसके साथ साथ चैलेंजेस को भी शेयर किया है। ये एक इंस्पिरेशन रहेगा हमारी सभी गर्ल्स के लिए और एक चेतावनी होगी या एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा उन सभी दृष्टिवान साथियों के लिए कि कभी भी कोई ऐसा दिखता है तो आप उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार ना करें। और हम सभी इस समाज में रहते हैं और एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते हैं, तो हम उस क्वालिटी को देखें और एक दूसरे को मदद करें, ना कि धोखा दें। सो दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।